नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने लोकतंत्र, गणतंत्र, अभिजाततंत्र, धर्मतंत्र, एकतंत्र, अधिनायक तंत्र आदि के बारे में जाना था। आज हम संघात्मक शासन और एकात्मक शासन के बारे में जानेंगे। तो आओ हम देखते हैं संघात्मक और एकात्मक शासन के बारे में कि एकात्मक शासन किसे कहते हैं और संघात्मक शासन किसे कहते हैं। एकात्मक शासन इस शासन प्रणाली में संपूर्ण राज्य का शासन एक ही सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है। एकात्मक शासन में जो संपूर्ण राज्य होता है यानी संपूर्ण जो देश होता है उसका शासन एक ही सरकार के द्वारा चलाया जाता है। उसमें भिन्न भिन्न सरकारें नहीं होती हैं, यानी राज्य सरकारें नहीं होती हैं, स्थानीय सरकारें नहीं होती हैं। सरकार का एक ही स्तर पाया जाता है। इसमें जो है इस शासन प्रणाली में एकात्मक शासन में सरकार का एक ही स्तर पाया जाता है। अगर उप इकाइयाँ या स्थानीय शासन होता भी है तो वह केंद्र के अभिकर्ता यानी कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य के बीच नहीं होता है। जो शक्तियाँ होती हैं यानी जो विषय होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो सूचियाँ होती हैं जिनमें विषय होते हैं, उनका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच नहीं होता है। यानी कि विषयों का बंटवारा या फिर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में नहीं होता है। संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। इस एकात्मक शासन में जो संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं शासन की, वह केंद्र सरकार के पास होते हैं। यानी संपूर्ण विषय पर कानून बनाने का, प्रशासन करने का अधिकार जो होता है, जो भी वित्तीय अधिकार होते हैं, वो सभी अधिकार एकात्मक शासन में केंद्र सरकार के पास ही होते हैं। एकल संविधान, एकात्मक शासन में एकल संविधान होता है, यानी एक ही संविधान होता है। एकल नागरिकता, एकात्मक शासन में एक ही नागरिकता होती है, वो केवल केंद्र की होती है, यानी संघ सरकार की ही जो है या संघ की ही केवल नागरिकता होती है। राज्यों की इसमें नागरिकता नहीं होती है। एकीकृत न्यायपालिका, यानी इसमें न्यायपालिका भी एक ही होती है, एकीकृत होती है। आपातकालीन प्रावधान एकात्मक शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एकात्मक शासन में आपातकालीन प्रावधान पाए जाते हैं। यानी कि किसी विशेष संकट की स्थिति में जो मूल अधिकार होते हैं वो सरकार निलंबित कर देती है। अखिल भारतीय सेवाएं, एकात्मक शासन में अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IRS, IFS, ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक शासन की ये मूलभूत विशेषताएं होती हैं। एकात्मक शासन के उदाहरण को देखें तो जैसे UK, चीन, जापान, श्रीलंका आदि देशों में एकात्मक शासन पाया जाता है। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन क्या होता है? संघात्मक शासन में जो शासन की शक्तियाँ होती हैं वो संघ सरकार और राज्यों के बीच बटी हुई होती हैं। यानी कि शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के बीच में होता है। संघ एवं राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं, यानी संघ की अलग सरकार होती है और राज्य की अलग सरकार होती है। स्थानीय सरकारों का निर्माण संघ सरकार के अधीन नहीं बल्कि संविधान के तहत होता है। यानी संघात्मक शासन में
जो स्थानीय सरकारों का निर्माण होता है, यानी जो राज्य सरकारों का निर्माण होता है, वो संघ सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत ही राज्य की सरकारों का या फिर स्थानीय सरकारों का निर्माण होता है। ऐसी शासन प्रणाली में संघात्मक शासन में दोनों के यानी संघ के और राज्य के जो क्षेत्राधिकार होते हैं वो निर्धारित होते हैं और वो अपने अपने क्षेत्राधिकार पर ही शासन करते हैं, अपने क्षेत्राधिकार के लिए ही कानून बनाते हैं। अपनी अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। संघात्मक शासन में संघ की अपनी अलग कार्यपालिका होती है, राज्य की अपनी अलग कार्यपालिका होती है। जैसे संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी तथा अन्य जो मंत्री होते हैं वो सब मिलकर सरकार बनाते हैं, कार्यपालिका का गठन करते हैं। और राज्य में जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और जो भी अन्य कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं वो सभी मिलकर सरकार या कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। संघ की अलग न्यायपालिका होती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं। विधायिका संघ की संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर विधायिका का निर्माण होता है, यानी कि संसद का निर्माण होता है। वही राज्यों में विधानसभा, जहाँ पर विधान परिषद है, उसको मिलाकर और राज्यपाल को मिलाकर विधायिका का निर्माण होता है। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता मिलती है, यानी राज्यों की अलग नागरिकता होती है और संघ यानी केंद्र की अलग नागरिकता होती है, यानी दो प्रकार की नागरिकता यहाँ के लोगों को मिलती है, संघ की अलग और राज्यों की अलग। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक शासन की विशेषता होती है। यहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका को होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि संघ और राज्यों के बीच किसी शक्ति को लेकर, किसी विषय को लेकर अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो यही जो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है उस विवाद का निवारण करती है, उस पर निर्णय देती है तथा संविधान की रक्षा भी स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। संघात्मक शासन में लिखित संविधान होता है, यानी कि यहाँ पर संघात्मक शासन में मौखिक संविधान नहीं होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता होती है, ना तो केंद्र सरकार बड़ी होती है, ना कि स्थानीय सरकारें बड़ी होती हैं या फिर राज्य सरकारें बड़ी होती हैं, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के अनुसार ही सारी सरकारें, चाहे संघ की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, स्थानीय स्वशासन हो, वो संविधान के अनुरूप ही चलते हैं। द्विसदनीय विधायिका संघात्मक शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि संसद जो होगी वो द्विसदनीय होगी, यानी विधायिका जो होगी वो द्विसदनीय होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, जबकि लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जनता द्वारा लोकसभा में पहुंचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका बहुमत होता है, तो वो बहुत ही स्वेच्छाचारी हो जाती है और किसी भी प्रकार के कानून बनाकर राज्यों के अधिकारों को या उनकी शक्तियों को सीमित कर सकती है। तो इसलिए राज्यसभा का भी गठन किया जाता है, जिससे राज्यसभा राज्यों के अधिकारों को, उनकी शक्तियों को कम होने से रोकती है और लोकसभा की निरंकुशता को भी या सरकार की निरंकुशता से भी देश को बचाती है। तो इस प्रकार से ये संघात्मक शासन की विशेषताएं हुई।
इसके अगर उदाहरण के रूप में देखें तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सभी देश संघात्मक शासन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर संघात्मक शासन पाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत संघात्मक शासन है या एकात्मक। भारत एक संघात्मक देश है या फिर एकात्मक देश है। यहाँ पर कैसी शासन प्रणाली पाई जाती है? यूनिटरी और फेडरल। तो यहाँ पर भारत में ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक शासन है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक शासन है। यहाँ पर दोनों यानी संघात्मक और एकात्मक दोनों शासन प्रणालियों के लक्षण विद्यमान हैं भारत के संविधान में। तो यहाँ पर एकात्मकता एवं संघात्मकता के बीच समन्वय या संतुलन पाया जाता है। दोनों के बीच संतुलन है, यानी एकात्मकता और संघात्मकता के बीच संतुलन है, यानी समन्वय है। एक विद्वान है केसी हियर, जिन्होंने भारत के संविधान को या भारत को अर्धसंघात्मक कहा है। भारत का जो शासन है उसको अर्धसंघात्मक कहा है। भारत को अर्धसंघात्मक कहा है कि मतलब जो है भारत पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है बल्कि अर्धसंघात्मक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? सहकारी संघवाद या केंद्रीकृत संघवाद कहा है। भारत को सहकारी संघवाद या केंद्रीकृत संघवाद के रूप में बताया। तो सहकारी संघवाद क्या होता है? सहकारी संघवाद भारत में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं वो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी न होकर वो एक दूसरे पर निर्भर और सहयोग के साथ चलती हैं। यानी वो दोनों सरकारें, जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती हैं। तो इस ऐसी जो है शासन प्रणाली को सहकारी संघवाद कहते हैं। केंद्रीकृत संघवाद किसे कहते हैं? केंद्रीकृत संघवाद मतलब संघवाद तो है, मतलब संघात्मक शासन तो है, लेकिन जो शासन की अधिकांश शक्तियां हैं वो केंद्र की ओर झुकाव लिए होती हैं, यानी कि केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई होती हैं। अब अमेरिका वर्सेस भारत, अमेरिका और भारत में जो संघात्मक शासन है उसकी हम तुलना करें तो अमेरिका जो है राज्यों के बीच समझौते के आधार पर जो है अमेरिका का संघ बना है। जो अमेरिका का संघ है वो राज्यों के बीच समझौते के आधार पर बना है, ना कि संविधान के सभा के अनुसार बना है। बल्कि वहाँ पर राज्यों ने जो है, जब अमेरिका आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने सोचा, वहाँ के राज्यों ने ये बात सोची कि कहीं हम दोबारा किसी बाहरी शक्ति के अधीन न हो जाएं, गुलाम न हो जाएं। तो इसलिए उन सभी राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। लेकिन भारत किसी बाहरी या जो है भारत किसी इकाइयों या राज्यों के समझौते के आधार पर भारत का संघ नहीं बना है, बल्कि यह संविधान सभा के प्रतिनिधियों के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी संविधान सभा के द्वारा ही जो है भारत में संघ और राज्यों को अलग अलग उनका निर्माण किया गया और संविधान में उस चीज़ का उल्लेख किया गया और संविधान में ही उनके अधिकार और शक्तियों को विभाजित करके दे दिया गया, जिससे बाद में कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसकी जिम्मेदारी जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, यहाँ पर भारत में
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो है सामान्य स्थितियों में तो भारत संघात्मक शासन रहता है, संघात्मक शासन के रूप में भारत होता है, लेकिन आपातकालीन स्थितियों में भारत संघात्मक न होकर एकात्मक रूप ले लेता है। यानी कि जो भी शक्तियाँ होती हैं वो सब केंद्र सरकार में निहित हो जाती हैं। राज्य सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो या तो समाप्त हो जाती हैं या बहुत कम कर दी जाती हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जैसे अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा को यह सुनिश्चित हो जाता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, तो वह विशेष बहुमत यानी राज्यसभा विशेष बहुमत से उस विषय पर कानून बनाकर लोकसभा को भेज देती है कानून बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जो राज्यों में राज्य का प्रमुख होता है, ये भी एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। जैसे वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार करती है, यानी राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। इसी प्रकार से कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से ऐसा देखा जाता है कि भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी केंद्र सरकार की ओर शक्तियों का झुकाव पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो भारत ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम भारत को संघात्मक शासन के अंतर्गत ही रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के बारे में जाना। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और जो भी इसमें कमियां रही हों या जो भी चीज़ें समझ में ना आई हों उसको कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा। जय हिंद।